दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय सिनेमा की सबसे आइकॉनिक और लेजेंडरी फिल्म की, जिसमें दोस्ती है, बदला है, मोहब्बत है और एक ऐसा विलेन है जिसका नाम सुनते ही बड़े दूर दूर के बच्चे सो जाते हैं। लेकिन जरा रुकिए, क्योंकि ये सिर्फ पुरानी शोले की कहानी नहीं है। इसी साल 2025 में शोले एक बार फिर से रिलीज हो चुकी है और इस बार एक नए नाम के साथ। शोले द फाइनल कट एक फिल्म नहीं है, ये एक एहसास है जिसके डायलॉग आज भी लोगों की जुबान पर जिंदा हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं वीरू और जय की दोस्ती का असली मतलब, ठाकुर ने अपने हाथ क्यों खो दिए और गब्बर का खौफ कैसे पूरे गांव पर छा गया, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम शोले द फाइनल कट 2025 की पूरी कहानी डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। मूवी शुरू होते ही देखते हैं कि एक ट्रेन से एक जेलर उतरता है जिसका एक आदमी वेट कर रहा था। फिर दोनों घोड़ों पर बैठकर गांव में आते हैं जहां ठाकुर साहब इंतजार कर रहे थे। रामलाल ठाकुर साहब के कहने पे जेलर को 2 फोटो देता है। ठाकुर साहब बोलते हैं कि मुझे इन दोनों की जरूरत है और किसी भी हालत में। वो जेलर बोलता है कि मुझे तो पता नहीं आप किस काम के लिए इन दोनों को ढूंढ रहे हैं, ये दोनों किसी भी काम के नहीं है, 1 नंबर के चोर और बदमाश हैं। फिर ठाकुर जेलर को पास्ट की कुछ बातें करने लगते हैं कि 2 साल पहले जमालपुर में इन दोनों को पकड़ा था और शाम होने तक इनको तामली पुलिस स्टेशन पहुंचाना था। दूसरा कोई इंतजाम नहीं हो पाया तो ये लोग मालगाड़ी से ले जा रहे थे। एक डिब्बे में ये लोग 5 लोग ही थे, जो कि ठाकुर साहब, 2 सिपाही और ये दोनों जय और वीरू, जो कि इस मूवी के हीरो हैं। ठाकुर साहब पूछते हैं कि क्यों करते हो ऐसे चोर चकारी काम, तो ये दोनों बोलते हैं कि पैसे के लिए। आप पैसे के लिए पुलिस की नौकरी करते हो और हम चोरी करते हैं। इसके बाद ठाकुर साहब बोलते हैं कि मेरे घर में बहुत जमीन जायदाद है, पैसे की कमी नहीं है, मुझे खतरों से खेलना अच्छा लगता है। इसके बाद दोनों बोलते हैं कि हम भी तो खेलते हैं खतरों से, हमारे सामने 10 तो क्या 20 लोग भी आए तो मार भगाएंगे। तभी कुछ डाकू ट्रेन को रोक देते हैं और कुछ ट्रेन में घुस जाते हैं और ड्राइवर को बंदूक दिखा के ट्रेन को भगाने को कहते हैं। यहाँ एक सिपाही को मार भी देते हैं। ये देखकर जय कहता है कि क्या इंस्पेक्टर साहब, अभी तो मौका है बहादुरी देखने का। ठाकुर साहब जय और वीरू की हथकड़ी को गोली मारकर अलग कर देते हैं और कहते हैं कि भागने की कोशिश मत करना। वीरू डिब्बे के ऊपर चढ़ जाता है और देखता है कि और भी डाकू ट्रेन की तरफ आ रहे हैं। कुछ डाकू उसे भी गोली मारते हैं, लेकिन एक भी गोली उसे नहीं लगती है। वो ड्राइवर के पास जाके ट्रेन को स्पीड करने को बोलता है और वहाँ जो एक डाकू था उसे मार के गिरा देता है। इधर देखते हैं कि ठाकुर साहब ने जय को भी एक बंदूक दी है और दोनों डाकुओं को मारते हैं। वीरू भी कुछ डाकुओं को मार गिराता है। इसी बीच ठाकुर साहब को एक गोली लगती है जिससे वो घायल हो जाते हैं। डाकू भी भाग जाते हैं। अभी देखते हैं कि जय और वीरू मौका पाके भागने को सोचते हैं, लेकिन ठाकुर उन पे बंदूक तान देता है और इसके बाद वो बेहोश हो जाता है। अभी दोनों के पास 2 ही रास्ते थे, एक तो ठाकुर को बचा के जेल चले जाए और दूसरा इसे मरने की हालत में छोड़ के भाग जाए। अगर ये लोग भाग जाएंगे तो ठाकुर मर जाएगा, इसीलिए टॉस करते हैं और ठाकुर को बचाते हैं। अभी प्रेजेंट में देखते हैं कि जेलर जो है ठाकुर को प्रॉमिस करता है कि वो जय और वीरू को ढूंढेगा। इसके बाद यहाँ हम सूरमा भोपाली को देखते हैं जिसके पास लकड़ी की फैक्ट्री है और वो किसी का एक पैसा भी नहीं छोड़ता है। जय और वीरू यहाँ आते हैं एक प्लान लेके कि उनके ऊपर 2000 रुपए का इनाम है और वो जेल जाना चाहते हैं। ये काम भोपाली को करना है और जेल से आने के बाद 50% देने की डील करते हैं। इसके बाद जेल में देखते हैं जहाँ का जेलर बहुत स्ट्रिक्ट है और ये हम नहीं, ये खुद कह रहा है। ये सब कैदियों को लाइन में खड़ा करके कह रहा है कि उसके रहते परिंदा भी नहीं उड़ सकता यहाँ, लेकिन एक परिंदा उसे ही चोंच मारकर उड़ जाता है और भी ये कहता है कि उसने एक जासूस भी रखा है, अगर कोई गलत काम किया तो खबर पहुंच जाएगी। इसके बाद जेलर चला जाता है और जय वीरू से पूछता है कि जासूस कौन है। तभी और एक कैदी से पता चलता है कि कोई हरिराम नाई है। इसके बाद दोनों प्लान बनाते हैं और उसे ढूंढते हैं। हरिराम एक कैदी की दाढ़ी बना रहा था। तभी दोनों आते हैं और दूर से बातें करने लगते हैं ताकि वो सब सुन सके। वो कहते हैं कि जेल में एक जगह पर सुरंग बना रहे हैं जो कि 5-7 दिन में हो जाएगी, इसके बाद हम भाग जाएंगे। हरिराम ये सब बात सुनकर जेलर को खबर कर देता है। इसके बाद देखते हैं कि वीरू एक लोहे की रॉड को गर्म करता है और उसे एक जगह पे रखकर उसको ढक देता है। जेलर आता है और उसे सुरंग बनाने का औजार समझकर पकड़ लेता है। सच में ये सीन बहुत फनी लगता है। इसके बाद और एक प्लान बनाते हैं। हरिराम को देखकर ये दोनों बात करते हैं कि जेल में पिस्तौल मंगवाई थी, वो आ गई है, अभी इससे जेलर और उसके जासूस को मार देंगे। हरिराम ये बात भी कह देता है। जेलर सब कैदियों को लाइन में खड़ा कर देता है और सारे सिपाहियों को जेल के हर हिस्से में भेज देता है पिस्तौल ढूंढने के लिए। अभी जेलर सब कैदियों को देख रहा था, तभी वीरू एक लकड़ी के टुकड़े को जेलर की पीठ पीछे रख देता है, जिसे जेलर पिस्तौल समझ बैठता है। उसे अपना सब सामान और कपड़े मांगते हैं, दरवाजा खुलवाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। फिर यहाँ देखते हैं कि ये दोनों भोपाली के पास आए हैं इनाम के 1000 रुपए लेने। पैसा लेने के बाद जैसे ही जा रहे थे फिर से पुलिस पकड़ लेती है और दूसरी जगह भेज देती है। अभी हम उसी जेलर को देखते हैं जिसे ठाकुर ने जय और वीरू को ढूंढने के लिए कहा था। ये इस जेलर से इन दोनों के बारे में पता करते हैं कि ये कब तक जेल में रहेंगे और फिर कब छूटेंगे। 1 महीने बाद देखते हैं कि दोनों जेल से छूटे हैं और जैसे ही वो सामने देखते हैं तब सामने ठाकुर खड़ा था। दोनों ठाकुर के पास जाते हैं और पूछते हैं कि वो किसे जेल में छोड़ने आए हैं। तब ठाकुर बोलता है कि वो अभी पुलिस में नहीं है। इसी बात पे जय बोलता है कि क्या खतरों से खेलना छोड़ दिया, तो ठाकुर बोलता है कि एक काम है
क्या करोगे? वीरू बोलता है कि हम सिर्फ पैसे के लिए करते हैं। इसके बाद ठाकुर उन दोनों को गब्बर सिंह के बारे में बताते हैं, जो कि एक डाक जिस पर सरकार ने 50,000 का इनाम रखा है और इसी को जिंदा पकड़ कर लाए तो ठाकुर इन दोनों को 20,000 रुपए देगा। मतलब दोनों तरफ पैसा कमाएंगे। रामलाल ठाकुर के कहने पे दोनों को 5,000 रुपए दे देता है और ठाकुर कहता है कि बाकी का पैसा रामगढ़ आने के बाद मिलेगा। फिर हम यहाँ देखते हैं कि जय और वीरू स्टेशन तक पहुँच चुके हैं और ये दोनों एक घोड़ा गाड़ी देखते हैं जिसे बसंती चला रही थी। बसंती दोनों को गाड़ी में बिठाती है और इतना बात करती है कि जय कान में रुई डाल देता है, लेकिन वीरू पूरा पागल हो रहा था। इसके बाद दोनों ठाकुर से मिलते हैं और ठाकुर रामलाल से कहते हैं कि इन दोनों को बाकी के पैसे दे दो। वीरू तिजोरी के पैसे देखकर पागल हो जाता है। इसके बाद रामलाल इन दोनों को रहने के लिए रूम दिखाने ले जाता है। अभी बाहर आते ही जय की नजर राधा पे पड़ती है और पसंद कर बैठता है। इसके बाद दोनों रामलाल के हाथों से चाबी लेके जैसे ही घर में घुसते हैं कुछ लोग इन पे हमला कर देते हैं, लेकिन ये दोनों सबको मार भगाते हैं। बाद में ठाकुर आके कहता है कि इन लोगों को इसने ही भेजा था, क्योंकि ठाकुर चेक कर रहा था कि ये लोग काम कर पाएंगे या नहीं और उसे यकीन हो गया था कि ये लोग कर पाएंगे। इसके बाद रात को सब सोने के बाद दोनों रूम से निकलकर तिजोरी वाले रूम में जाते हैं। जैसे ही तिजोरी खोल रहे थे तभी राधा वहां आ जाती है और तिजोरी की चाबी देके कहती है कि उसका सब गहना और पैसा है, लेके चले जाओ। बाबूजी मतलब ठाकुर साहब बेकार में इनसे उम्मीद लगा बैठे हैं। अगले दिन जय राधा को चाबी वापस लौटा देता है। इसके बाद देखते हैं कि बसंती को उसकी मौसी ने कुछ कच्चे आम लाने के लिए कहा था, जिसके वजह से वो आम तोड़ रही है, लेकिन तब वीरू वहां पहुंच जाता है और गोली मार के कुछ आम गिरा देता है। बसंती इम्प्रेस हो जाती है और बंदूक चलाना सीखने का रिक्वेस्ट करती है। वीरू उसको सिखाता है, लेकिन उसका बार बार इधर उधर हाथ मारने से गुस्सा हो जाती है और वो गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। फिर एक दिन देखते हैं कि गांव में कुछ डाकू आते हैं और गेहूं चावल मांगने लगते हैं। तभी वहाँ ठाकुर आता है और चले जाने को कहता है। वो लोग बंदूक उठाते इससे पहले जय और वीरू उन पे गोली चला देते हैं, जिससे वो लोग डर के भाग जाते हैं। इसके बाद हम गब्बर सिंह को देखते हैं। इन तीनों डाकुओं की बात सुनकर गुस्से में तीनों को मार डालता है। फिर एक बार होली के दिन गब्बर कुछ लोगों को साथ लेकर गांव में घुसता है और लोगों को मारना शुरू कर देता है। लोगों के घर जला देता है। जय और वीरू भी उन डाकुओं पे गोली चलाते हैं, लेकिन अचानक दोनों की बंदूक में से गोली खत्म हो जाती है, जिसके वजह से जय पकड़ा जाता है। लेकिन वीरू अभी भी एक जगह पर छुपा हुआ था। वीरू देखता है कि ठाकुर के पैर के पास एक बंदूक पड़ी हुई है। वीरू उसे इशारों में उस बंदूक को उठाने को कहता है, लेकिन ठाकुर कुछ न करके चुप होकर खड़ा था। इधर गब्बर जय के ऊपर बंदूक तानकर वीरू को बुलाता है और सारे गांव वालों के सामने गब्बर के पैरों में सर रखकर माफी मांगने को कहता है, ताकि गांव वालों के अंदर गब्बर का डर हमेशा रहे। जय आगे बढ़ता है, गब्बर के सामने नीचे झुकता है और नीचे से एक मुट्ठी रंग उसके ऊपर फेंक देता है। इतने में बसंती घोड़ा गाड़ी लेके पहुंच जाती है और दोनों को बैठाकर वहां से कुछ दूर लेकर उनको बंदूक देती है। दोनों उतरकर फिर से डाकुओं को मारने लगते हैं, जिससे सारे डाकू वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद वीरू ठाकुर के पास जाकर पूछता है कि पैर के पास थी बंदूक, क्यों नहीं उठाई? मालगाड़ी में कितने सारे डाकुओं को मारा था और आज क्या हुआ? ठाकुर कहता है कि वो जब बेलापुर थाने में था तो खबर मिली कि गब्बर हरिपुर गांव को लूटने आ रहा है। सही समय पे पुलिस आ गई और डाकुओं को भागना पड़ा, लेकिन ठाकुर गब्बर को छोड़ा नहीं, उसके पीछे पीछे भागता है और फिर उसे पकड़ लेता है। उसे कोर्ट 20 साल की सजा सुनाता है। इसके बाद देखते हैं कि ठाकुर एक पुलिस वाले को अपनी छुट्टी के बारे में बता रहा है, जिससे वो पुलिस वाला ठाकुर के परिवार के बारे में पूछता है कि कौन कौन है घर में। ठाकुर कहता है कि उसके घर में 2 बेटे, 2 बहुएं, 1 बेटी और 1 पोता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि गब्बर जेल से भाग गया है। फिर हम ठाकुर की फैमिली को देखते हैं, जहां सब खुश हैं क्योंकि ठाकुर आ रहा है, लेकिन तभी गब्बर आ जाता है और पूरे परिवार को मार डालता है। लेकिन 3 लोग बच जाते हैं क्योंकि ठाकुर अभी तक आया नहीं था और राधा और रामलाल मंदिर गए हुए थे। राधा को यहाँ हम जानते हैं कि ये ठाकुर की छोटी बहू है। यहाँ ठाकुर भी घर पहुँच गया था। घर के बाहर भीड़ जमा हुई देखकर सोच में पड़ गया था कि क्या हुआ है यहाँ। पूरे परिवार की डेड बॉडी देखता है। रामलाल से पता चलता है कि गब्बर ने किया है। ठाकुर का दिमाग खराब हो जाता है और वो अकेले ही गब्बर से लड़ने चला जाता है। गब्बर के लोग उसे पकड़कर खंभे में बांध देते हैं। गब्बर उसे जान से नहीं मारता, लेकिन दोनों हाथ काट देता है। ये सब सुन के जय और वीरू की बोलती बंद हो जाती है। दोनों को अभी तक पता ही नहीं था कि ठाकुर के हाथ ही नहीं है। इसके बाद गांव में पुलिस आती है पूछताछ करने की गांव में क्या हुआ था। गांव वाले जानते हैं कि अगर गब्बर के बारे में ज्यादा कुछ कहा तो वो छोड़ेगा नहीं, इसीलिए कोई भी कुछ भी नहीं बोलता, यहाँ तक कि ठाकुर भी। इसके बाद जय और वीरू ठाकुर के दिए हुए पैसे लौटा देते हैं, क्योंकि उन्हें भी इस गाँव से एक लगाव हो गया था और उन्हें ये लगता है कि गब्बर का मरना जरूरी है। तभी ठाकुर का एक खबरी आता है और हीरा के बारे में कहता है कि पास के पीपली गाँव में आया है। ये हीरा जो है गब्बर को बंदूक और गोली सप्लाई करता है। ठाकुर जय और वीरू को इसे पकड़ने को कहता है। इसके बाद देखते हैं कि गब्बर और हीरा एक जगह पे मिले हैं। इधर जय और वीरू भी आते हैं। इन लोगों पर बॉम्ब मारते हैं। ये लोग तो बच जाते हैं, लेकिन एक आदमी जय के ऊपर बंदूक चला देता है। इसके बाद जय और वीरू लौट आते हैं। राधा जैसे ही देखती है कि जय घायल है, वो दौड़कर नीचे उतरती है, जिसे ठाकुर देखकर सोचने लगता है कि ये इतना क्यों घबरा रही है। यहाँ और एक बात पता चलती है कि राधा भी जय को पसंद करने लगी है। अब यहाँ देखें तो वीरू भी हाथ धो के बसंती के पीछे पड़ जाता है और उसे पटा लेता है और जय को जैसे तैसे इमोशनल ब्लैकमेल करके मौसी के पास भेज देता है ताकि उसके लिए बसंती का हाथ मांग सके। जय
मौसी के घर जाता तो है पर सब सच बोल देता है कि वीरू जुआ खेलता है, शराब पीता है, लड़कीबाजी करता है। ये सब सुन के मौसी जय को भगा देती है। इसके बाद वीरू शराब पीकर टंकी के ऊपर चढ़ जाता है और सुसाइड की धमकी देता है। गाँव वाले समझाते हैं लेकिन वो समझने वाला नहीं था। जय एक जगह पर बैठा था। बसंती उसे अपने दोस्त को समझाने को कहती है लेकिन वो ऐसा नहीं करता है क्योंकि उसे पता है कि वीरू एक्टिंग कर रहा है। इसके बाद गाँव वाले मौसी को समझाते हैं जिससे वो मान जाती है। फिर यहाँ हम और एक कैरेक्टर को देखते हैं, इमाम साहब को, जो एक अंधा आदमी है। यहाँ इमाम अपने बेटे अहमद को काम करने के लिए शहर भेज रहे हैं। इसके बाद देखते हैं कि अहमद जा ही रहा होता है कि गब्बर के आदमी पकड़ लेते हैं और उसे गब्बर के पास ले जाते हैं। गब्बर उसे मारकर उसकी डेड बॉडी को एक चिट्ठी के साथ वापस गाँव भेज देता है। अहमद की लाश को देखकर पूरे गाँव वाले डर जाते हैं। उस चिट्ठी को पढ़ते हैं। इसमें लिखा था कि इसके मरने का जिम्मेदार ठाकुर और उसके लोग हैं, मतलब जय और वीरू हैं। इन दोनों को अगर गब्बर के पास नहीं भेजा तो वो सबको मार देगा। ये सुन के सारे गाँव वाले ठाकुर के खिलाफ हो जाते हैं और इन दोनों जय और वीरू को गब्बर के पास भेजने को बोलते हैं। इमाम गाँव वालों को समझाता है कि बेटा मेरा मरा है लेकिन तुम लोग क्यों डर रहे हो। इन दोनों के आने के बाद सबके दिल से गब्बर का डर खत्म हो गया है। फिर यहाँ देखते हैं कि जय और वीरू गब्बर के कुछ लोगों को मारकर उसे एक चिट्ठी भेज देते हैं जिसमें लिखा था कि गब्बर तू अगर एक मारेगा तो हम 4 मारेंगे। इसके बाद देखते हैं कि यहाँ जय वीरू को बोलता है कि यार तू तो शादी कर रहा है, सोच रहा हूँ मैं भी शादी कर लूँ। इसके बाद वीरू बोलता है कि हाँ कर ले, लेकिन शादी के लिए एक लड़की की जरूरत होती है ना। इसके बाद जय राधा का नाम लेता है तो वीरू चौंक जाता है। ये बात ठाकुर को पता चलती और ठाकुर इसके बारे में राधा के पापा से कहते हैं और राधा के पापा मान जाते हैं। फिर यहाँ देखते हैं कि बसंती वीरू से मिलने एक तालाब के पास आई है लेकिन तभी गब्बर के आदमी आ जाते हैं जिससे बसंती वहाँ से भाग जाती। गब्बर के आदमी भी उसके पीछे भागते हैं। बसंती को भागता हुआ एक बच्चा देख लेता है। वो बच्चा वीरू को कह देता है। वीरू बसंती को ढूंढने लगता है लेकिन गब्बर के आदमी उसे भी पकड़ लेते हैं और गब्बर के पास ले जाते हैं। इसके बाद गब्बर वीरू को मारने ही वाला था कि जय वहाँ पहुंचकर वीरू और बसंती को बचा लेता है लेकिन गब्बर के आदमी इन लोगों के पीछे पड़ जाते हैं और जय की पीठ में एक गोली। तीनों एक जगह पर छुपते हैं। जय वीरू को गाँव में जाके कुछ बंदूक और गोली लाने को कहता है लेकिन वीरू जय को अकेले छोड़कर जाने को तैयार नहीं था। तभी जय टॉस करता है और वो रुक जाता है जिसकी वजह से वीरू बसंती को लेके भाग जाता है और जय अकेले सबसे लड़ने लगता है लेकिन गोली खत्म हो जाती है जिसकी वजह से उसे बहुत गोलियां लगती हैं। वीरू वापस आता है और देखता है कि जय पूरा घायल हो चुका है। गांव वाले भी वीरू के पीछे आते हैं लेकिन जय वीरू की गोद में ही दम तोड़ देता है। इसके बाद वीरू जय के हाथ में वो कॉइन देखता है जो हर बार वो डिसीजन लेने के लिए टॉस करता था। यहाँ पे वीरू ये देखने को पाता है कि इस कॉइन के तो दोनों साइड हेड हैं। इसका मतलब जय हर बार अपना डिसीजन इस कॉइन के जरिए खुद लेता था। इसके बाद वीरू गब्बर को मारने निकल जाता है। फिर यहाँ देखते हैं कि वीरू गब्बर के सारे लोगों को मारने के बाद जब उसको मार ही रहा था कि ठाकुर आके जय का वादा याद दिलाते हैं। दरअसल जय ने ठाकुर को वादा किया था कि गब्बर अगर हाथ में आया तो वो नहीं मारेगा, ठाकुर को देगा। ये सुन के वीरू वहाँ से चला जाता। इसके बाद गब्बर और ठाकुर के बीच लड़ाई होती है और ठाकुर गब्बर को मार डालता है। ये मूवी पहले जो रिलीज हुई थी उसी में गब्बर मरता नहीं है। पुलिस आ जाती है और गब्बर को जेल हो जाती है लेकिन इसमें गब्बर को मरता हुआ दिखाया गया है। वीरू और ठाकुर गले मिलकर रोने लगते हैं क्योंकि गब्बर की वजह से दोनों ने ही कुछ न कुछ खोया था। ठाकुर जिसने अपना परिवार खोया और वीरू जिसने अपना भाई जैसा दोस्त। इसके बाद जय का अंतिम संस्कार किया जाता है और यहाँ राधा को भी देखते हैं जो कि फिर से अकेली पड़ गई है। बेचारी ने कितना कुछ सोचा था। इसके बाद हम प्लेटफॉर्म पर देखते हैं जहां ठाकुर वीरू को छोड़ने आए हैं। वीरू उदास होकर ट्रेन के अंदर घुसता है। ट्रेन के अंदर बसंती पहले से ही इंतजार कर रही होती है। वीरू को देखने के बाद दौड़ के उसके पास जाके गले लग जाती है और मूवी का एक्सप्लेनेशन यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों यही थी भारतीय सिनेमा की अमर कहानी शोले द फाइनल कट 2025। एक ऐसी फिल्म जो सिर्फ देखी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। जय और वीरू की दोस्ती हमें सिखाती है कि जिंदगी में रिश्ते खून से नहीं, भरोसे और बलिदान से बनते हैं। ठाकुर का दर्द बताता है कि बदला सिर्फ गुस्से से नहीं, सब्र और इंसाफ से पूरा होता है। और गब्बर वो सिर्फ एक विलन नहीं बल्कि डर का वो चेहरा है जिसने पूरे गांव को खामोश कर दिया था। लेकिन इस फाइनल कट में इंसाफ आखिरकार पूरा होता है। एक दोस्त अपनी जान देकर दोस्ती को अमर कर जाता है और एक टूटा हुआ आदमी अपने दर्द का हिसाब चुकाता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही दमदार मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक याद रखिए ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे।